बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 171 मुलाहिज़ा फरमाएँ। मुझे यकीन है कि यहाँ चोरी छपे ऐसे और वाक़यात भी होते होंगे, कुछ सामने आ जाते होंगे, कुछ राज में रहते होंगे। जहाँ दीदा आवाज़ खामोश रहा, उसके मदकूक चेहरे से यहाँ था कि वो नासिर की बातों से नीम मुत्तफिक है। एक जगह रुस्तम ठिठक गया। इससे पहले कि वो अपनी रिहायशी खूह में दाखिल होते एक जगह लोगों का मजमा नजर आया। चंद अफराद ने सफ़ेद रंग का एक बड़ा सा कपड़ा हमवार पत्थर पर बिछा रखा था। इस कपड़े पर खून आलूद हाथों की छाप थी। छाप पुरानी होने की वजह से खून का रंग स्याही माइल दिखाई देता था। फिर एक शख्स कपड़े में लिपटी हुई खून आलूद शय लेकर आया। बेशक ये शामी खान के जिस्म से अलहदा किए जाने वाला बाजू था। कटे हुए बाजू का हाथ खून आलूद हाथ था या उसे खून आलूद कर दिया गया था। इस हाथ की ताज़ा छाप भी कपड़े पर जब्त कर दी गई। ये क्या है? कहीं ये वही कपड़ा तो नहीं रुस्तम भाई जो आपने गोरे के बंगले में देखा था? नासिर ने पूछा। रुस्तम ने इस बात में सर हिलाया। मेरे ख्याल में ये वही कपड़ा है। इस पर उन लोगों के हाथों की छाप है जिन्हें वहां ज़िबा किया गया। डॉक्टर रॉबर्ट, गार्ड जैकब और वो ए.बी. तुराब की मधुबाला, सबके हाथों के नक्श इस कपड़े पर हैं। मैं पहचान सकता हूँ। इस कपड़े को मुकामी जबान में सजा का आईना कहते हैं, वास ने कहा। इस कपड़े को पाक दरख्त आबूक के तने से बांधा जाता है और बवक्ते ज़रूरत वहां से उतारा जाता है। अचानक अगब से एक जवान साल लड़की तेजी से आई और बड़ी बेतकल्फी से रुस्तम की पुश्त से लिपट गई। यहाँ औरतें बारी बरकम पर्दे में नजर आती थी, लेकिन ये लड़की और इस तरह की 3-4 और लड़कियां पर्दे के बगैर भी नजर आती थी। ये लड़कियां खुले और मोटे लिबादे पहनती थी। सरों पर कभी ओढ़नी नजर आती थी, कभी नहीं होती थी। हर जगह आज़ादाना फिरती थी। इनकी किसी बात का कोई बुरा नहीं मानता था और ना कोई रोक टोक करता था। ये लड़की भी उनमें से एक थी। ये बुरी भली उर्दू भी बोल देती थी और अपने लिए बड़े बोलपन से मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करती थी। वो रुस्तम को झुंझोड़ कर बोली, तुम बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, तुम बहुत ज़ोर वाला, तुम जिस तरह रीछ से लड़ता और उसको गिराता कोई और नहीं गिरा सकता। मैं तुमको बहुत पसंद करता। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नासिर ने उस लड़की को रुस्तम की पूंछ से हटाने की कोशिश की। वो कुछ और चिमट गई। लड़ाई में तुम्हारे हाथ पर बहुत चोट आया था। अगर तुम्हें आराम नहीं आया तो मुझको बताओ, मैं तुमको दवाई लगाऊंगा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रुस्तम ने कहा। लड़की ने शरारत से रुस्तम का कान जोर से खींचा और खिलखिलाकर हंसी हुई भाग गई। मुतरज्जम वास के चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आए, लेकिन वो पी गया। फिर हस्बे मामूल वो कुछ उदास नजर आने लगा। वो जब भी इस लड़की को देखता था उदास हो जाता था। न जाने क्यों रुस्तम और नासिर को कई बार महसूस हुआ था कि इस लड़की से मुतरज्जम वास का कोई नज़दीकी रिश्ता है। बहरहाल वास ने कभी इस बारे में नहीं बताया। नासिर, रुस्तम और वास अंदर खूह में चले गए। वास एकदम खामोश हो गया था। न जाने क्यों रुस्तम का दिल चाहा कि आज वास से इस लड़की के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ पूछे। खूह के अंदर गर्म कहवे का दौर चल रहा था। अभी कैदियों को इनके मखसूस चैम्बर में बंद नहीं किया गया था। रुस्तम और नासिर प्यालियां पकड़कर वास के करीब ही बैठ गए। रुस्तम ने कहा, वास, तुमने एक दिन बताया था कि ये लड़कियां किसी मजहबी रस्म को अदा करने के लिए पाली पोसी जाती हैं, लेकिन तुमने रस्म के बारे में नहीं बताया था। छोड़ो इस जिक्र को। वास कुछ और उदास हो गया। क्या कोई तकलीफ दे रस्म है? नासिर ने पूछा। वास ने गहरी सांस ली। मौत से बढ़कर तकलीफ दे क्या होगा? नासिर और रुस्तम दोनों चौंक गए। क्या कहना चाहते हो वास? नासिर ने उसे कुरीदा। वास ने अपनी आवाज मदम करते हुए कहा, तुम दोनों जरूर मुझे किसी चक्कर में फंसाओगे। तुम जानते हो कि यहाँ के ज़ाब्ते सख्त हैं और तुम ये भी जानते हो कि दीवारों के भी कान होते हैं, और तुम ये भी जानते हो कि हम दोनों मुकम्मल तौर पर काबिले भरोसा हैं। रुस्तम ने आहिस्ता से वास के हाथ पर अपना हाथ रखा। वास किसी गहरी सोच में खो गया। उसकी निगाहें स्याही माइल कहवे पर थी जिसमें से इलायची की खुशबू उठ रही थी। खूह की छत से लटकी हुई लालटेन आहिस्ता आहिस्ता झूल रही थी। वास ने अचानक कहना शुरू किया, इन लड़कियों को आबोक दरख्त की भीड़ चढ़ाने के लिए पाला जाता है और पाल पोस कर जवान किया जाता है। एक तरह से ये पाक लड़कियां होती हैं। हर एक के लिए काबिल इज्जत होती हैं। कोई इनकी तरफ गलत निगाह उठाने का सोच भी नहीं सकता। कुछ करना तो दूर की बात है, किसी के दिल में भी इनके बारे में किसी तरह का गलत ख्याल नहीं मिलता। ये जहाँ चाहे जाती हैं, जो चाहे खाती पीती हैं, कोई इनका हाथ नहीं रोकता। ना इन पर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी डाली जाती है। लेकिन इनकी उम्र तवील नहीं होती। ऐन जवानी के आलम में गारनियों को दुनिया छोड़नी पड़ती है। शायद मैं तुम्हें बताना भूल गया, इन लड़कियों को मुकामी ज़बान में गारनियाँ कहा जाता है। एक खास मौके पर इन लड़कियों को भीड़ चढ़ा दिया जाता है। ये लड़की जरी भी एक गारनी है। क्या इसे मालूम है कि ये कौन है और इसके साथ क्या होने वाला है? रुस्तम ने दरियाफ्त किया। वास ने इस बात में सर हिलाया।
ان لڑکیوں کو معلوم ہے، بچپن سے ہی ان کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ ان کے ذہن اس بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ عام لڑکیاں نہیں ہیں، وہ ابو کی چاکر ہیں اور ایک دن ان کے قدموں میں قربان ہو جائیں گی۔ قربان ہونے کے بعد وہ ابدی زندگی پائیں گی اور ایک ایسی دنیا میں پہنچیں گی جہاں عیش و آرام کے سوا کچھ نہیں ہوتا، جہاں ان کی ہر چھوٹی بڑی خواہش بہترین طریقے سے پوری ہوگی اور کسی بھی طرح کی محرومی ان کے قریب نہیں آئے گی۔ بولتے بولتے واس کی آواز بھرا سی گئی۔ کیا تم ان باتوں پر یقین رکھتے ہو؟ ناصر نے ایک آب بھرتے ہوئے کہا، میری یقین رکھنے یا نہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، یا کئی سو برس سے یہی ہو رہا ہے۔ ان علاقوں میں کئی چھوٹے بڑے غیر مسلم قبیلے آباد ہیں، ان کے عقیدے اسی طرح کے ہیں۔ رستم نے کہوے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، تم نے ابھی تک نہیں بتایا واس، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس لڑکی زری سے تمہارا کوئی رشتہ ہے۔ تمہاری طرح یہ بھی اردو اور پشتو وغیرہ سمجھ لیتی ہے، تم دونوں کسی ایک ہی علاقے کے لگتے ہو۔ واس ایک بار پھر خاموش ہو گیا، کچھ دیر بعد کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ آج تم دونوں مجھ سے بہت کچھ پوچھ کر چھوڑو گے۔ اس بات پر یقین رکھو واس، ہمیں بتانے سے تھوڑا فائدہ تو ہو سکتا ہے، نقصان نہیں۔ رستم نے اسے حوصلہ دیا۔ دبلے پتلے واس نے اپنی کھچڑی داڑھی میں انگلیاں چلائیں اور کہا، زری میری بھتیجی ہے، آج سے تقریباً 12 سال پہلے وہ میرے اور میری بیوی کے ساتھ ہی یہاں پہنچی تھی۔ زری کی ماں بھی ہمارے ساتھ تھی، پھر وہ تو بیمار ہو کر مر گئی اور ہم یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ واس کچھ خاموش رہا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہمارا تعلق راولپنڈی کی ایک پڑھی لکھی فیملی سے ہے۔ میرا اصل نام وسیم خان ہے۔ میرے بڑے بھائی انیس خان تھے، وہ محکمہ سیاحت میں ملازم تھے۔ انہیں ٹریکنگ اور ہائیکنگ وغیرہ کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ فرصت ملتے ہی کو پیمائی کے ساز و سامان اور اپنی فیملی کے ساتھ دور دراز کے ٹریکس پر نکل جاتے تھے۔ گرمیوں کے ایک موسم میں ہم لوگ کیمپنگ کا سامان لے کر اسکردو کی طرف گئے۔ اس بلتستانی علاقے کے بارے میں ہم نے کافی پڑھا اور ہمیں اس میں دلچسپی تھی۔ اس سفر میں K2 کے نظارے ہمارے ساتھ تھے۔ پروگرام کے مطابق ہمارا یہ سفر 10-12 دن کا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک ابر آلود دن میں ہم راستہ بھول گئے۔ ہمارا کمپاس ٹھیک سمت نہیں بتا رہا تھا۔ ہم بھٹک کر ایسے علاقے میں چلے گئے جو ٹریک سے بہت ہٹ کر تھا۔ ہم جو آگے بڑھتے گئے اصل رخ سے دور ہوتے چلے گئے۔ ہم کل 5 افراد تھے، میں، میری بیوی، بڑے بھائی اور ان کی بیوی اور بڑے بھائی کی یہ بیٹی زری۔ بڑے بھائی صاحب کو اس سے بہت پیار تھا، وہ اسے بھی اپنی طرح مہم جو بنانا چاہتے تھے اور چھوٹی عمر میں ہی اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک رات ہم اپنے سفری خیموں میں تھے کہ کچھ افراد نے ہمیں گھیر لیا۔ ان کی چمکیلی کلاڑیوں نے ہمارا گھیراؤ کر لیا۔ وہ ہماری کوئی بھی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ان کا رویہ بہت جارحانہ تھا۔ انہوں نے ہمارے خیمے اکھاڑ دیے اور ہمیں کئی کلومیٹر تک پیدل چلانے کے بعد اس مقام پر لے آئے۔ ان دنوں یہاں ایک شخص بری بلی پشتو بول دیتا تھا۔ بڑے بھائی صاحب بھی پشتو جانتے تھے۔ پشتو میں ہماری بات چیت ان لوگوں سے ہوئی اور ہم نے انہیں بتایا کہ ہم بالکل بے ضرر لوگ ہیں اور بھٹک کر اس علاقے میں آ نکلے ہیں، لیکن وہ ہم پر مسلسل شک کر رہے تھے۔ پھر ایک سنگین اتفاق یہ ہوا کہ بڑے بھائی صاحب کے تھیلے میں سے اس مقامی پودے کے کچھ مرجھائے ہوئے پتے نکل آئے جسے یہاں پاک سمجھا جاتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے سب گندل کے پتے؟ رستم نے پوچھا۔ ہاں، یہاں اس کی باقاعدہ عبادت کی جاتی ہے۔ آبوک درخت کے بعد یہی جڑی بوٹی یہاں سب سے زیادہ متبرک ہے۔ مقامی زبان میں اسے سوسی کہا جاتا ہے۔ اسے توڑنا یا اسے کسی بھی طرح کے استعمال میں لانا یہاں سخت گناہ ہے۔ اس نایاب جڑی بوٹی کی تلاش میں کبھی کبھار کوئی سیلانی یا سنیاسی یہاں آ پھنستا ہے، پھر یہ لوگ اسے یہاں سے جانے نہیں دیتے۔ تمہیں اب تک اندازہ ہو گیا ہوگا تمہارے ساتھ جو لوگ یہاں بند ہیں ان میں سے زیادہ تر کا جرم یہی ہے کہ وہ اس علاقے کی حدود میں پائے گئے ہیں۔ کیا یہاں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں؟ واس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ دور دراز علاقے ایسے ہیں کہ سال میں 8 مہینے تو یہاں پہنچا ہی نہیں جا سکتا۔ ان بلند پہاڑوں میں کئی جگہ ایسی جگہ ہیں جہاں سے کبھی کوئی باہر نہیں جاتا اور نہ کوئی باہر سے آتا ہے۔ لوگ یہیں پر پیدا ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ تم اپنے بھائی اور باوج کے بارے میں بتا رہے تھے۔ رستم نے واس کو پھر موضوع کی طرف کھینچا۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ بھائی صاحب نے یوں ہی سوسی کے عجیب و غریب پتے اپنے سامان میں رکھ لیے تھے۔ انہیں ہرگز معلوم نہیں تھا کہ اس کا انہیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مرجھائے ہوئے پتے برآمد ہونے کے بعد یہ پاؤندے سیخ پا ہو گئے۔ انہوں نے ہم سب کو اپنی نیچی چھت والے کمروں میں بند کرنا چاہا۔ جب ہماری عورتوں کو ہم سے علیحدہ کیا گیا تو ہم نے زبردست مزاحمت کی۔ بھائی صاحب کی جیکٹ میں ابھی تک ایک ریوالور موجود تھا۔ انہوں نے پاؤندوں کو ڈرانے کے لیے ہوائی فائر کیے۔ اسی دوران میں عقب سے ایک شخص نے کلاڑی کا زوردار وار کیا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ میرے کندھے اور میری بیوی کی ٹانگ پر بھی گہرا زخم آیا۔
वास ने दाईं बाएं देखा और एहतियात से अपने कंधे पर से ऊनी जैकेट खिसका कर 10-12 साल पुराना कुल्हाड़ी का जख्म दिखाया। तुम्हारे भाई साहब मौके पर ही खत्म हो गए? नासिर ने पूछा। नहीं, वो 2 दिन बाद जख्म की ताब ना लाकर चल बसे। हमें बेड़ियां पहनाकर यहाँ के कैदियों में शामिल कर दिया गया। मेरी बीवी बावज और जरी औरतों के साथ थी और मैं मर्दों के साथ। जरी की उम्र उस वक्त मुश्किल से 8-9 साल होगी। उसके बाद हमारी तवील कैद का दौर शुरू हुआ। मेरी बीवी और बावज शूतम खानदान के 2 घरों में कामकाज करती थी। मुझसे भी थोड़ी बहुत बेगार ली जाती। मेरा काम भेड़ बकरियों के चमड़े को साफ करके उसे इस्तेमाल के काबिल बनाना था। जरी की मां शोर की मौत और अपनी कैद का सदमा ना झेल सकी और 2 साल बाद बीमार रहकर मर गई। मेरी बीवी की टांग की हड्डी टूट गई थी। उसे काफ़ी तकलीफ झेली लेकिन फिर सेहतयाब हो गई। इसकी मालकिन भी अच्छी थी। फिर यूं हुआ कि 12 साल की उम्र में एक त्यौहार में जरी को 6 दूसरी कम उम्र लड़कियों के साथ गारनी के तौर पर चुन लिया गया। ये आबू के दरख्त के नीचे एक तरह से कुरानंदाजी की जाती है जिसमें दर्जनों लड़कियों में से 6 या 7 लड़कियां चुनी जाती हैं। जरी के गारनी बनने का जिक्र करते करते वास एक बार फिर उदास हो गया। तुम कैदी से मुतरज्जम कैसे बने? रुस्तम ने सवाल किया। 7-8 साल पहले ये भी एक इत्तफाक ही था। 2 अंग्रेज बाशिंदे पकड़कर यहाँ लाए गए। ये मियाँ बीवी थे। ये भटक कर नहीं आए थे। ये वाकई पाक जड़ी बूटी सब गंदल जासूसी की तलाश में थे। मैंने एक मुतरज्जम की हैसियत से उनसे मुलाकात की और उनसे काफ़ी कुछ उगलवाया। शूतम खान मेरी कारकर्दगी से बहुत खुश हुआ। मेरी सबसे बड़ी काबिलियत ये थी कि मैंने 4-5 साल के अंदर मुकामी ज़बान बड़ी अच्छी तरह बोलना शुरू कर दी थी। शूतम खान ने मुझे और मेरी बीवी को इकट्ठे रहने की इजाज़त दे दी और फिर कुछ अरसे बाद हमारी कैदी की हैसियत भी ख़त्म कर दी गई। क्या तुमने कभी इस जगह से निकलने का और अपने प्यारों में जाने का नहीं सोचा? नासिर ने सवाल किया। पहले बहुत सोचा था, बल्कि शायद 6-7 साल पहले तक भी सोचा करता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये बेचैनी ख़त्म होगी। बल्कि कभी कभी तो हम मियाँ बीवी सोचते हैं कि शायद यही हमारा घर है। क्या कभी यहाँ से निकलने की कोशिश भी की? रुस्तम ने पूछा। सच्ची बात यह है कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। उसकी 2 वजह हैं। पहली तो ये कि मेरी बीवी की एक टांग तकरीबन माजूर है। वो मेरे साथ किसी ऐसी कोशिश में शरीक नहीं हो सकती और उसके बगैर मैं यहाँ से निकलने का सोच भी नहीं सकता। दूसरी वजह इस जगह का हुदूद अरबा है। तुम तीनों भी यहाँ से निकलने की 2 कोशिशें कर चुके हो कि इस जगह से निकलना कितना दुश्वार है। ये दरहकीकत बर्फ़ का एक कुदरती जजीरा है जिसके चारों तरफ गहरी खाइयाँ हैं। निकलने का रास्ता एक है और वो भी बड़ी मेहनत से खुद बनाया गया है। पहली मरतबा तो तुम उस रास्ते तक नहीं पहुँच सके थे, लेकिन दूसरी मरतबा तुम लोगों ने देखा यह है कि वहाँ कितनी सख्त निगरानी है। ये निगरानी और पहरेदार हमारा रास्ता नहीं रोक सकते वास। एक दिन हम यहाँ से निकल जाएंगे, नासिर ने अजीब लहजे में कहा। वास ने खोई नज़रों से रुस्तम और नासिर की तरफ देखा। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो मैं उसे बेवकूफ़ी कहता, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे यहाँ के दूसरे असीरों से जुदा लगते हो। कोई बात है तुम्हारे अंदर, कोई बात है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मेरा मशवरा यही होगा कि अब इस किस्म का ख़तरा मोल ना लेना। शूतम खान ने पहली दफ़ा तो तुम्हें माफ़ कर दिया था, दूसरी मरतबा बहुत हल्की सज़ा दी गई थी। राशन का आधा होना और 1 माह के लिए काल कोठरी में बंद किए जाना कोई सज़ा नहीं है, बल्कि इसे तो एक तरह की वार्निंग कहना चाहिए। अगली मरतबा तुम्हारी कम अज़ कम सज़ा ये होगी कि तुम्हारे एक घुटने से टिकिया निकाल दी जाएगी। फिर उसी एक मफलूज टांग के साथ तुम्हें अपनी हानि बेड़ियों को भी घसीटना होगा। वास ठीक कह रहा था। रुस्तम ने यहाँ कम अज़ कम 2 ऐसे कैदी देखे थे जिनकी टांग के साथ ऐसा ही सलूक किया गया था। उन्हें अपनी बेड़ियों को घसीट कर चलते हुए देखना एक तकलीफ दे तजर्बा था। इससे पहले कि उनकी गुफ्तगू मजीद आगे बढ़ती, शूतम खान के मुकर्रर करदा मुसल्ला मुहाफिज आ गए और उन्होंने सबको वहाँ से उठकर गार में चले जाने का हुक्म दिया। आज मुहाफिजों के चेहरों पर काफ़ी तनाव नजर आता था। इस तनाव की वजह गालिबन वो लड़ाई थी जिसने आज पौंदा बस्ती का बारगाह का आज मुहाफिजों के चेहरों पर काफ़ी तनाव नजर आता था। इस तनाव की वजह गालिबन वो लड़ाई थी जिसने आज पौंदा बस्ती बारगाह का सुकून तय बाला कर दिया था। ये 6-7 रोज़ बाद की बात है। खूह के अंदर मुशक्कत ख़त्म करने के बाद नासिर और शरीफ तो आराम करने के लिए चले गए और रुस्तम बाहर बर्फ़ पर निकल आया। यहाँ पर कैदी की हैसियत से इनकी मुशक्कत अक्सर बदलती रहती थी। आजकल खूह के अंदर शुमाल की जानिब नशेब में उतरने के लिए पत्थरों में सीढ़ियाँ खोदी जा रही थी। वो करीबन 7 घंटे वहाँ काम करते थे। शाम के साए आहिस्ता आहिस्ता तवील हो रहे थे। सूरज मगरबी टीलों की तरफ झुकता चला जा रहा था। खूह से बाहर बस्ती के घरों के सामने और गलियों में बच्चे खेल कूद रहे थे। रुस्तम लंगड़ा कर चलता हुआ ज़रा दूर निकल गया।
और खोई को इसी अंदाज में एक पत्थर पर बैठ गया। वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, क्या सोच रही होगी? वही सवाल इसके ज़हन में कलबलाने लगा जो चमकीली सुबहों, तारीक रातों और शुफक रंग शामों में इसके ज़हन में कलबलाने लगते थे। शादी के बाद तो शानी के लिए चंद घंटे भी इससे दूर रहना महाल था। उसने इतनी तवील जुदाई कैसे काटी होगी, और जुदाई भी ऐसी जिसकी मुद्दत का कुछ इल्म ही ना था। ये भी पता नहीं कि ये आर्जी जुदाई है या हमेशा की है। शादी के वक्त ये बात तो रुस्तम को भी अच्छी तरह मालूम थी कि इसकी ज़िंदगी तेज़ हवा में रखे हुए चिराग की तरह है। डिप्टी रियाज और इस जैसे कई पुलिस ऑफिसर अपनी जेब में इसे हलाक करने का इजाज़तनामा लिए फिर रहे हैं, और वो उन सारे हालात के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ था वो इसके अंदेशों के बिल्कुल बरक्स था। वो जुर्मे बेगुनाही की जद में आया था और गंदम के साथ किन की तरह पिस कर इस बर्फजार में पहुंच गया था। शुरू में इसे और नासिर को इल्म ना था कि यहाँ से निकलना इतना दुश्वार होगा, लेकिन अब धीरे धीरे इन्हें हालात की संगीनी का एहसास होता जा रहा था। वो कुछ ऐसे जुनूनी लोगों के दरगे में थे जो अपने अकीदे और असूलों के लिहाज से बेहद कट्टर थे, और जो इस बर्फजार में पहुंचने वाले किसी भी शख्स को जिंदा हालत में यहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं दे सकते थे। ना वो कुछ समझते थे, ना मानते थे, ना उनसे किसी तरह का कोई समझौता किया जा सकता था। वो पत्थर पर खामोश बैठा रहा। इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता अपने सीने पर रेंगता रहा जहाँ बी का हर्फ गुंदा था। शानी की मुस्कुराहट इसकी निगाहों में चमकती रही, उसकी बातें इसके कानों में गूंजती रहीं, उसकी मोहब्बत, उसकी बेमिसाल कुर्बत रुस्तम को याद आती रही। वो औरत थी या कोई खुश रंग मंजिर थी या आसमानी तोहफा थी, वो क्या थी? जो कोई उसे देखता था खुद को उसकी तरफ खींचता हुआ महसूस करता था, वो तो उसका शोहर था। इसने उसके बावकार हुसैन को करीब से देखा था और जीला था। हाँ, वो बेपनाह थी, उसे कैसे भूल सकता था? उसने सच कहा था, जो मोहब्बत मिलाप से कम हो जाए वो सच्ची मोहब्बत नहीं होती। अचानक किसी औरत के चिल्लाने की जोरदार आवाज़ ने रुस्तम को ख्यालों से चौंका दिया। इसने तेजी से मुड़कर देखा। ऊपर ढलवान पर एक लड़की सेहतमंद मर्द से गुथम गुथा थी। फिर वो दोनों बर्फ पर लड़कते हुए रुस्तम के बिल्कुल करीब पहुंच गए। रुस्तम देखकर दंग रह गया। सेहतमंद शख्स से लिपटी हुई लड़की जरी थी। उसने बड़ी दलेरी से अपने दोनों हाथों से मद्दे मुकाबिल की दाईं कलाई पकड़ी हुई थी। वो चिल्लाई, रुस्तम, रुस्तम भाग जाओ, ये तुम्हें मार देगा। रुस्तम के पाँव में बेड़ी थी, लेकिन ये कैसे हो सकता था कि इस नहती लड़की को इस बिपरे हुए शख्स के मुकाबिल छोड़कर अपनी जान बचाता। जरी खुले हाथ पैर की जवान सेहतमंद लड़की थी, लेकिन उस शख्स से मुजाहमत करने के लिए बिल्कुल नाकाफी नजर आती थी। उसने मद्दे मुकाबिल का जो हाथ अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा था उसमें छोटे दस्ते की कुल्हाड़ी थी। रुस्तम के देखते ही देखते सेहतमंद शख्स ने जरी के लंबे बालों को अपनी बाईं मुट्ठी में जकड़ा और दो ऐसे जोरदार झटके दिए कि वो उससे अलहदा होकर दूर बर्फ पर जा गिरी। ये कौन शख्स था? इसने अपना मुंह सर एक मुकामी तर्ज की ऊनी टोपी में छुपा रखा था। इस टोपी में से सिर्फ आंखें दिखाई देती थी, और वो बड़े गजबनाक अंदाज में जरी की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर इरादा मुलतवी करके रुस्तम की तरफ आया। रुस्तम अब उसके लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। उस शख्स ने बेदरीग रुस्तम के चेहरे पर कुल्हाड़ी का वार किया। रुस्तम ने न सिर्फ झुककर वार बचाया, बल्कि बड़ी महारत से हमलावर को अपने सर के ऊपर से गुजार दिया। भारी भरकम शख्स के कलाबाजी खाने का मंजर तेजनी था। वो पुश्त के बल गिरा, लेकिन फौरन ही फिर उठकर खड़ा हो गया। जरी चिल्लाई, ये तुमको मार देगा। हमलावर ने एक बार फिर रुस्तम पर कुल्हाड़ी चलाई। रुस्तम ने इत्मीनान से झुककर यह वार बचाया। वो उस पर जवाबी हमला करना चाहता था, लेकिन पाँव की बेड़ी आड़े आई। वो बर वक्त हरकत ना कर सका। हमलावर ने टांग चलाई और रुस्तम गिरकर दूर तक फिसल गया। वो जानता था कि अब उसे उठने में देर लगेगी। इसी दौरान में हमलावर की कुल्हाड़ी अपना काम कर सकती थी। ये मुश्किल मरहला था। जरी इस मौके पर आड़े आई। वो एक बार फिर तड़प कर आगे बढ़ी और हमलावर से चिमट गई। हमलावर ने उसे बेदर्दी से झटके दिए और फिर थप्पड़ मार कर दूर गिरा दिया। इसी दौरान में रुस्तम को उठने और हरीफ के मुकाबिल आने का मौका मिल गया। आहनी बेड़ी के सबब रुस्तम की कारकर्दगी निस्फ थी। उसके बावजूद रुस्तम अपने हरीफ को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। जरी बिगाए बगाए उसकी मदद कर रही थी, लेकिन वो हर बार उसे धक्का देकर दूर फेंक देता था। वो जरी पर कुल्हाड़ी से वार करने की कोशिश कर रहा था। जरी मुजाहमत के साथ साथ चिल्ला भी रही थी। वो मुकामी ज़बान में लोगों को मदद के लिए बुला रही थी, लेकिन इर्द गिर्द कोई मौजूद ही ना था। इसी दौरान में हमलावर का एक वहशियाना वार रुस्तम के दाएं कंधे पर लगा और उन्हीं सदी को चीरता गोश्त को जख्मी कर गया। रुस्तम ने तिल मिलाकर बद्दे मुकाबिल के सीने पर सर की टक्कर रसीद की। वो जरा सा झुका तो रुस्तम ने उसकी ओनी टोपी खींच ली।
زری حیرت امیز خوف سے چلا اٹھی۔ رستم بھی حیران رہ گیا۔ حملہ پاؤندہ بستی کا خطرناک ترین لڑاکا نیمان تھا۔ یہ خود کو بنگش نسل سے بتاتا تھا۔ رستم سے پہلے یہی شخص ریچھ سے لڑائی میں سب سے آگے تھا۔ مقامی زبان میں اسے چیمپئن کہا جاتا تھا اور بعد ازاں اس کھیل میں، یا کہنا چاہیے کہ اس خونی کھیل میں رستم کا پلہ بھاری ہو گیا تھا۔ ناصر اور رستم وغیرہ جانتے تھے کہ نیمان ان سے شدید رقابت محسوس کرتا ہے، لیکن انہیں یہ توقع نہ تھی کہ وہ اتنا سنگین قدم اٹھائے گا تو اپنی شناخت چھپا کر یہاں تنہا بیٹھے رستم پر حملہ ور ہوگا۔ غیر ممکن تھا کہ وہ اسے ہلاک کرنا چاہتا ہو یا پھر زخمی کر کے کھیل کے لیے ناکارہ بنا دینا چاہتا ہو۔ اسے رستم کی خوش قسمتی ہی کہا جا سکتا تھا کہ اس برف زار میں چوکڑیاں بھرنے والی زری جہاں موجود تھی اور اس نے رستم کو عالم بے خبری میں مرنے یا زخمی ہونے سے بچا لیا تھا۔ اب دو خطرناک لڑاکے ایک دوسرے کے سامنے موجود تھے۔ آج ان کے سامنے ریچھ نہیں تھا، وہ خود ہی ایک دوسرے کے لیے خونی جانور بن گئے تھے۔ نیمان کلاڑی سونت کر ایک چنگاڑ کے ساتھ رستم کی طرف آیا۔ رستم نے اپنا رد عمل پہلے سے سوچ لیا تھا۔ اس نے چیڑ کی ایک شاخ سے لٹک کر اپنے بندے پاؤں کی طوفانی ضرب نیمان کے چہرے پر لگائی۔ وہ ڈکراتا ہوا کئی فٹ تک نشیب میں لٹک گیا۔ در حقیقت یہ پہلی شایان شان ضرب تھی جو رستم اپنے حریف کو لگا سکا تھا۔ زری ایک اونچے پتھر پر چڑھ گئی اور مقامی زبان میں چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ، ادھر آؤ۔ شاید اس نے کسی کو دیکھ لیا تھا۔ رستم کا یہ اندازہ درست نکلا۔ اس کے کانوں میں ایک سے زیادہ افراد کے بولنے کی آوازیں آئیں۔ اس وقت رستم اور نیمان ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے اور خود کو اوپر رکھنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ تیزدار کلاڑی بدستور نیمان کے ہاتھ میں تھی۔ رک جاؤ، کسی نے گرجدار آواز میں کہا۔ مقامی زبان کے چیدہ چیدہ الفاظ رستم اور ناصر کی سمجھ میں آ جاتے تھے۔ یہ آواز کانوں میں پڑتے ہی نیمان کی گرفت سے ڈھیلی پڑ گئی۔ رستم نے مڑ کر دیکھا۔ موقع پر پہنچنے والا شوتم خان کا بڑا بیٹا عرفہ خان تھا۔ اس کے ساتھ کم و بیش 1 درجن افراد بھی تھے، ان میں سے اکثر مسلح تھے۔ عرفہ خان نے ایک بار پھر گرج کر کہا، رک جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ رستم نے بھی نیمان پر سے اپنی گرفت ختم کر دی۔ رستم کے زخمی کندھے سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ بیڑی کی بے رحم رگڑ سے اس کے دونوں ٹخنے بھی چھل گئے تھے۔ رستم اور نیمان دونوں کھڑے ہو گئے، دونوں ہانپ رہے تھے۔ زری بھاگ کر عرفہ خان کے سامنے پہنچی اور مقامی زبان میں واویلا کرنے لگی۔ اس نے عرفہ کو اپنا سرخ انگارہ گال دکھایا جس پر نیمان نے لڑائی کے دوران طوفانی تھپڑ رسید کیا تھا۔ اپنی گردن اور ہاتھوں پر آنے والی دیگر خراشیں بھی اس نے عرفہ خان کو دکھائیں۔ عرفہ خان کے چہرے پر نیمان کے لیے شدید ناپسندیدگی کے آثار ابھرے۔ اسے زری کے سر پر شفقت کے انداز میں ہاتھ پھیرا اور نیمان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عرفہ خان نے نیمان کے ساتھ تلخ ترش لہجے میں بات کی۔ جواب میں نیمان نے بھی شرمندگی کے انداز میں 1-2 فکرے کہے۔ وہ واضح طور پر گھبرایا ہوا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھیں برف کی سطح سے اٹھ نہیں رہی تھی، تاہم وہ رستم کی طرف جب بھی دیکھتا اس کی آنکھوں میں بجلی چمکنے لگتی تھی۔ بہت سے دیگر افراد بھی اب موقع پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور حیرت سے صورتحال کے بارے میں سوالات کر رہے تھے۔ رستم کو ان لوگوں میں مترجم واس کی صورت بھی نظر آئی۔ تھوڑی دیر بعد واس رستم کے قریب آیا اور چھوٹے ملک عرفہ خان کی ترجمانی کرتے ہوئے بولا، رستم، گارنی زری کی گواہی کے بعد نیمان کا قصور ثابت ہو رہا ہے۔ اس نے جرم کیا ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچا کر ریچھ کے کھیل کے لیے ناکارہ کر دینا چاہتا تھا، اسے سزا ملے گی۔ لیکن چھوٹے ملک کا کہنا ہے کہ اگر تم خود نیمان سے 2 ہاتھ کرنا چاہو تو انہیں منظور ہے۔ رستم نے صحت مند نیمان کی جانب دیکھا اور جرات مندی سے بولا، میری بیڑی کھول دی جائے۔ بالکل کھول دی جائے گی، اور اگر تم چاہو تو یہ مقابلہ کسی اور دن کے لیے بھی اٹھا رکھا جا سکتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں بھی اس سے حساب برابر کرنا چاہوں گا۔ لیکن تمہارے کندھے سے تو خون بہ رہا ہے، واس نے دبی آواز میں کہا۔ نہیں، یہ معمولی زخم ہے۔ رستم نے گہرے کٹ کو معمولی قرار دیا۔ یعنی تم اس سے لڑنا چاہتے ہو؟ بالکل، اور چھوٹے ملک کی خواہش کے مطابق میں اسے زمین بھی چٹواؤں گا۔ واس واپس چھوٹے ملک عرفہ خان کے پاس گیا اور اسے رستم سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں برفزار کا وہ ویران حصہ تماشا گاہ کی شکل اختیار کر گیا۔ 20 افراد ایک بڑے دائرے کی شکل میں جمع ہو گئے۔ رواج کے برعکس عرفہ خان اور اس کے قریبی ساتھیوں نے بھی کھڑے ہو کر مقابلہ دیکھنا پسند کیا۔ زور آزمائی کے مقابلوں اور جمع مردی نے مختلف کھیلوں میں ان لوگوں کی خاصی دلچسپی بنا دی تھی۔ رستم کی بیڑی کھول دی گئی، وہ خم ٹھونک کر میدان میں آ گیا۔ اسے بھی نیمان کی طرح چھوٹے دستے کی کلاڑی فراہم کر دی گئی۔ لڑائی میں سر کو مہلک ضرب سے بچانے کے لیے یہ لوگ لوہے کی خود نما ٹوپی استعمال کرتے تھے۔ ایسی 2 ٹوپیاں نیمان اور رستم کو پہنا دی گئیں۔ سورج کی الوداعی کرنوں میں دونوں لڑاکے ایک دوسرے کے سامنے آئے
और जोरदार मुकाबला शुरू हो गया। रुस्तम अपनी वजनी बेड़ी समेत देमान से लड़ता रहा था। अब बेड़ी खुलती से यूं महसूस होने लगा जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। अपने जख्म की परवाह किए बगैर इसने देमान को चंद जोरदार ज़रबे लगाई। कुल्हाड़ी का एक तूफानी वार रुस्तम के अपने सीने पर भी लगा। मोटे ऊनी कपड़ों के सबब कोई नुकसान नहीं हुआ। देमान को अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे शख्स के रूबरू है जिसकी ज़िंदगी ही ऐसे मार के सर करते गुजरी है। उसका साहब एक नेचुरल फाइटर से पड़ा था। जब ये फाइटर अपनी पूरी फॉर्म में आया तो पाउंडों के इस जंगजू को दिन में थारे नजर आ गए। उसे जैसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो किस तरफ से वार करे और किस जानिब से अपने जिस्म को गैर महफूज छोड़ दे। हुजूम की हमदर्दियां बटी हुई थी। कुछ लोग रुस्तम के हक में आवाज़ें बुलंद कर रहे थे और ज़्यादातर मुकामी सुरमा देमान की तरफदार थे। इस लड़ाई का खात्मा अचानक ही हुआ। रुस्तम के एक वार को झीलते हुए देमान की कुल्हाड़ी उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। रुस्तम के अगले तूफानी वार ने देमान का आहनी टोप एक तरफ से पिचका दिया और वो तेवरा कर बर्फ बोस हो गया। रुस्तम ने उसके सीने पर टांग रखी और अपने जख्म का बदला लेते हुए कुल्हाड़ी का एक जचा तुला वार उसके कंधे पर किया। वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह चिल्लाया। अगर रुस्तम इस वक्त देमान को कत्ल भी कर देता तो शायद ये उसका हक था। उसे जख्मी करने के बाद उसने अपना हाथ रोका और अरफा खान की तरफ देखा। अरफा ने हाथ के इशारे से लड़ाई खत्म करने का इशारा किया। वास भाग कर रुस्तम के पास आया। शाबाश रुस्तम, तुम हमेशा की तरह जीते हो, बहुत खूब। मुसल्लम मुहावजों ने लोहे का टोप खींच कर देमान के सर से उतारा और उसे जख्मी हालत में उठाकर मैदान से बाहर ले गए। जरी भाग कर आई और बेतकल्फी से रुस्तम से लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे जंगली गुलाब पर शबनम टिकी हो। वो अजीब मासूमियत से बोली, मैं जानता था तुम जरूर जीतोगे। ये बड़ा कमीना, तुम अच्छा करता इसको मार देता। रुस्तम ने जरी को खुद से अलहदा किया। जरी की निगाह रुस्तम के कंधे पर पड़ी। लड़ाई के दौरान में जख्म कुछ और खुल गया था और सदरी खून से तर थी। हाय अल्लाह, तुमका बहुत खून बहता। वो कराई और गम ज़दा नजरों से वास की तरफ देखने लगी।